सभी ठीक ठाक। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 रोड खुर्द हिसार। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को घर से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि जितने भी बच्चे चाहे मेरे विद्यालय के या कहीं किसी दूसरे विद्यालय के हों वो सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो अब हम अपने 9वें लेक्चर की ओर जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको पहले हिंट दे दूं। इसका मैं आपको एक जो क्वेश्चन बना रखा है वो मैं एक बार आपको कैमरे के सामने दिखाता हूं। आप क्या कीजिएगा, इसको पहले पॉज करके और इसको आप एक कॉपी में उतार लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे मानते नहीं हैं और फिर कहते हैं समझ में नहीं आया। ये बहुत ही जरूरी है। पहले आप उसे एक कॉपी में उतारिए, चाहे उसमें आपको आधा घंटा लग जाए, 20 मिनट लगे, और उसके बाद उसको अपने सामने रखिए और फिर क्वेश्चन को सामने देखिए कैसे हल होता है। ठीक है। The following is the receipt and payment account of ABC Club Hisar for the year ended 31st March 2020. Receipt and payment account 31 मार्च 2020। यहां पर मैं एक वैसे बनाता हूं जो मैं आपको दिखाया करता हूं। ये अगला साल, ये पिछला साल, ये 20 और 21 है, और सॉरी 19-20 है, ये 20-21 है, और ये 18-19। ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने रिसीप्ट और पेमेंट दे रखा है। रिसीप्ट्स में सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी। मेरे पास शुरू में लिखा है टू बैलेंस बीडी, यानी मेरे पास पिछले साल का यहां पर कैश था, बैंक था और कुछ फिक्स डिपॉजिट भी करवाया हुआ था। 3 तरीके से पैसा था। तो याद करो, जब ये पैसा है ये कहां से आया है? ये आया है पिछले साल से। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट। वो भी 6% का है। 6% का मतलब है बेटा कि इस पर जो ब्याज मिलेगा 6% के हिसाब से मिला करेगा। और तीने हैं 10, 15 और 50। 10,000, 15,000 और 50,000, ये 3। ठीक है। स्पीड लेनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन पूरा करना है, समय लगेगा। और अब बहुत स्लो पढ़ा चुका हूं, अब फाइनल पे पहुंच गया, इसलिए थोड़ा स्पीड लेना। क्या किया मैंने? जो मेरे पास शुरू में कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट था वो मैंने शुरू की एसेट्स मान लिया। इसी में सबसे आखिरी में पेमेंट साइड में सबसे आखिरी में बाई बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट। इसी तरह से नई बैलेंस शीट में वो हो जाएंगे कैश, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट। 6% फिक्स डिपॉजिट। यहां पर है 20, 30, 50। देखिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये अलग है क्या? नहीं बेटा, यहां पर हमने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है 50,000। ओके। और यहां पर भी मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है 50,000। इसका मतलब निकला कि मैंने बीच में कोई एक्स्ट्रा फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाया, पर निकलवाया भी नहीं है। हाँ, पहले का पड़ा है, इसलिए पहले वाली बैलेंस शीट में भी आ गया और यही चीज यूं की यूं उतर के नई बैलेंस शीट में भी आ गया। ठीक है। और बाकी कैश ये बदल जाते हैं क्योंकि ये साल के शुरू में था, ये साल के अंत में, ये साल के शुरू में बैंक में। सबसे पहले मैंने क्या काम किया याद करो,
अगर हो सके तो एक साइड में लिख भी लो, रिसीप्ट और पेमेंट में पहले कैश और बैंक बैलेंस लिख लो, बात खत्म। और 2 बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग। दूसरी बात है, आपको एक सरसरी नजर लगानी है कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपके लिए टफ हो, पर चलिए। उसके बाद नीचे है अदर इंफॉर्मेशंस, इनको जरूर देखिए। और इनसे क्या कीजिएगा, इनसे आपको उन पे निशान लगाने हैं कि जिससे रिलेटेड है। जैसे सब्सक्रिप्शन है, तो चंदे से संबंधित 2 पॉइंट है, मैं यहां पर जो चंदा है इस पर निशान लगा देता हूं, मुझे याद रहेगा, हल्का सा डॉट लगा दिए कि जब मैं पढ़ूंगा तो ये चंदे से संबंधित पॉइंट है 2। चलो 2 निशान लगा देता हूं, याद रहेगा कि मुझे 2 पॉइंट करने हैं। अगला है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इस पेमेंट साइड में एक स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है, तो इस पर भी मैंने हल्का सा डॉट लगा दिया, ये स्पोर्ट्स मटेरियल रहेगा। अगला है फोर्थ, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग मुझे नजर नहीं आ रही इसमें, कोई बात नहीं, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी मुझे कुछ नजर आ रहा है यहां पर, उस पर भी हल्का सा डॉट लगा देंगे। ये क्यों लगा रहा हूं मैं, जब मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा, लाइन वाइज चलूंगा, तो मुझे याद आ जाएगा हो इस पे कुछ करना है। उसके बाद अगला है लाइव मेंबरशिप फीस। यहां कहीं दिख रही है लाइव मेंबरशिप फीस, यस ये है। तो मैंने हल्के हल्के डॉट लगा के अपना काम चला दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, और भी है पॉइंट नीचे, डेप्रिशिएट फर्नीचर। तो फर्नीचर पर एक डॉट और लगा देता हूं, याद रह जाएगा कि 2 पॉइंट हैं। और नीचे लिखा 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो यहां कहीं एंट्रेंस फीस है, ये इस पर भी डॉट लगा दिया। जो जो पॉइंट थे मैंने सारे लिख दिए। ये बेटे आपको अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा रहा हूं, समझ में आ गया क्या कर रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करते हैं। इससे आपको समय भी तो बचाना है। मेरा पहला पॉइंट हो गया था, अब आगे चलते हैं सब्सक्रिप्शन। चंदे पे देखिए, चंदा 3 तरीके से दिखा रखा है, चंदा 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का, और तीनों रिसिप्ट्स है। याद है, एक मटका हुआ करता था, तीन चंदे आए हैं, 8,000 पिछला, 1,00,000 इस साल का और 5,000 अगले साल का। टोटल मिलाऊं तो तीनों 1,13,000 हो गए। पर मैं चंदे को यहां पर जब लिखूंगा तो बाई सब्सक्रिप्शन 1,13,000 लिख सकता हूं। पर अगर 1,13,000 लिखूंगा तो उसमें मुझे पिछले साल का जो मिला वो भी घटाना पड़ेगा, और जो अगले साल का मिला वो भी हटाना पड़ेगा। देखिए ये 3 चंदे आए हैं, मुझे 3 पिछला और अगले हटाने पड़ेंगे, इसलिए मैं दोनों हटा देता हूं, तो सीधा ही 1,00,000 रुपए लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1,00,000। अब तुम ये बताओ, मैंने यहां पर 8,000 लेस कर दिया कि नहीं, और 5,000 भी लेस किया कि नहीं, पिछला साल का भी और अगले साल का किया कि नहीं, किया है। कैसे किया, क्योंकि या तो मैं तीनों को लिखता 1,13,000 और 1,13,000 लिख के फिर 5 लेस करता, फिर 8 लेस करता, मैंने क्या किया, सीधा 1,00,000 लिख दिया। तो याद रखो मैंने लेस कर दिया, तो पहले उसको कंप्लीट करें। पिछले साल का 8,000, ठीक है। इससे क्या जाहिर होता है कि मुझे पिछले साल का 8,000 चंदा मिला है, इसलिए पिछली बैलेंस शीट में क्या रहा होगा, एसेट्स रहा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, 18-19 का कितना भाई, 8,000। ठीक है, लेकिन मैंने डॉट लगा रखे हैं, और नीचे डॉट देख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन ड्यू 10,000। पिछले साल चंदा 10,000 बाकी था। अरे मैं कह रहा हूं भाई 8,000 बाकी था, क्योंकि इसके अंदर टोटल में 8 जुड़ा था। वो कहता है नहीं 10 था, मैं कह रहा हूं 8 था, वो कहता है 10 था, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, 10 ही था। ये गलत है, इसको करेंगे 10,000। कितना चंदा बाकी था पिछले साल का, 10,000, और 10 में से मिल कितना गया है, 8,000, तो कितना नहीं मिला, 2,000। तो नई बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे फॉर 18-19 2,000। अगले साल का भी आएगा, अभी एक बार तो मैंने फिर से समझाऊं। क्वेश्चन में मिला कितना है चंदा पिछला, 8, तो मुझे लगा जब 8 मिला है तो पीछे 8 ही बाकी रहा होगा, पर नीचे देखूं तो कहता ना जी
पिछले साल का तो 10,000 चंदा बाकी था, तो फिर भाई मैंने कहा 10 ही रहा होगा। 10 में से कितना मिल गया होगा? 8, और कितना नहीं मिला? 2, तो 2 नहीं बैलेंस शीट में चला गया, ये अभी भविष्य में मिलेगा। ठीक है, अब इसी चंदे का पॉइंट करते हुए आगे लिखा है 8,000 बाद में बाकी है, तो भाई 8,000 तो मुझे इसमें जोड़ने पड़ेंगे इनकम में, तो यहां पर जोड़ूंगा एड आउटस्टैंडिंग $1920, कितना जोड़ूंगा? 8,000, तो कितना हो जाएगा? 1,08,000। ठीक है, कितना हो गया? 1,08,000 रुपए। अब ये 8,000 भविष्य में मिलना बाकी है या देना बाकी है? अब तो आ ही गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, मिलना बाकी है। इसलिए नई बैलेंस शीट में यहां पर 4,80,19 था, ये 1920 है, कितना बताया मैंने? 8,000, और दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा? 10,000। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा स्पीड तो लेनी पड़ेगी क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी चंदे का कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसी में अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 9,000। पिछले साल 9,000 एडवांस मिल गया था, यहां पर 9,000 एडवांस मिल गया था, तो पिछली बैलेंस शीट में क्या रहा होगा? लायबिलिटी, क्योंकि जब पहले मिल गया तो उसका बेनिफिट देना था। तो पिछली बैलेंस शीट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना भाई? 9,000। और ये 9,000 इस साल का है कि नहीं है? है। इस मटके में है कि नहीं है? नहीं, वो तो पिछले मटके में चला गया, इसलिए इसको इस साल की टोटल इनकम बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन 18-19, 18-19 में सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिल गया था वो 9,000 रुपए इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। और दूसरी बात है, 9,000 मैंने पहले लायबिलिटी में दिखा दिया और इसको 9,000 इस साल की इनकम में जोड़ दिया, तो ये टोटल हो गया 1,17,000। ठीक है, ये तो बोर्ड भी नहीं रुका। अब उसके बाद बाकी मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि ये मुझे नहीं पता, ये आपको अपने आप देखना, जो भी है। अब देखिए यहां पर 1,17,000 रुपए हो चुका है, ये टोटल 1 लाख, इसको यहां पे लिख देंगे 1,17,000 रुपए। ठीक है, इसके नीचे के बजाय यहां पे। उसके बाद ये चंदे का पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे लिखा है, इसी में जो लिखा हुआ था कि 20-21 का 5,000 रुपया मिला हुआ है, ये देखिए मैंने बताया था ना कंप्लीट करने के लिए कि 8,000 तो पीछे का मिला था और आगे का कितना मिला था? 5,000। तो जब 5,000 मिला था, यहां तो मैंने लेस कर दिया क्योंकि 1 लाख लिखा, तो वो मैंने बताया था ना 8,000 भी लेस कर दिया, 5,000 भी लेस कर दिया। तो 5,000 क्योंकि आपने आपको एडवांस मिला हुआ है चंदा, तो आपके लिए नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, कितना भाई? 5,000। इसीलिए वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगवा दिया था कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है। ठीक है बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको पॉज करके वापस देखो, फिर भी ना आए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है डोनेशन, और डोनेशन पर मैंने कोई डॉट नहीं लगा रखा, तो जब नहीं लगा रखा इसीलिए तो लगाए थे, तो जब नहीं लगा हुआ तो सीधा ही करो। डोनेशन कहां दिखाओगे?
कोई बड़ी रकम भी नहीं है, 8,000 है। डोनेशन जब जनरल डोनेशन होता है तो उस पर लिखा नहीं होता किस लिए, लेकिन वहां पे ये देखना पड़ता है कहीं रकम बहुत बड़ी तो नहीं है, असामान्य रकम तो नहीं है, तब तो हम उसे स्पेसिफिक मान लेंगे, फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसलिए ये मान के ऐसा तो हर साल मिलेगा, तो यहां पर बाई डोनेशन, और बाई डोनेशन जो हो जाएगा आपका, ये हो गया 8,000। ठीक है बच्चों। फिर अगला पॉइंट है डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अब की डोनेशन प्राइज देने के लिए मिला है। आपने कहा कि हम अपनी सोसाइटी के बच्चों को सम्मानित करेंगे, तो भाई उसके लिए कुछ अलग से डोनेशन दो, तो डोनेशन फॉर प्राइज फंड है, तो 12,000 है, तो वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए उसे नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डोनेशन फॉर प्राइज फंड। और डोनेशन फॉर प्राइज फंड है 30,000, सॉरी 12,000 रुपीज। डोनेशन फॉर प्राइज फंड 12,000। नेक्स्ट है मैच फंड। ये पहले भी बताया था शुरू में। मैच फंड क्या है? मैच के लिए पैसा इकट्ठा किया, तो क्या ये इकट्ठा ही होता रहेगा, अप ही होता रहेगा, कभी डाउन भी जाएगा? जाएगा ना। जिसके लिए इकट्ठा किया उसके लिए लगाओगे, खर्च करोगे तो जाएगा भी। तो गया, आपने मैच पे खर्चा किया, आपने मैच के लिए पैसा इकट्ठा किया 30,000 और आपने मैच पे खर्चा कर दिया 20,000 रुपए, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। कैसे? जो फंड है वो तो लायबिलिटी में आएगा, मैच फंड 30,000, ठीक है। और दूसरी तरफ देखा मैच पे खर्चा हुआ, वैसे तो एक्सपेंसेस को यहां दिखाना चाहिए, लेकिन यहां इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास फंड है। अगर ये फंड ना होता तो मैं आपको सीधा ही एक्सपेंसेस में शो करता, लेकिन जब मेरे पास फंड है तो मैं इसका क्या काम करूंगा? तो इसी से तो खर्चा करूंगा, तो फंड में से ही खर्च करेंगे। तो फंड में करेंगे लेस मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, और ये है 20,000, तो आपका 10,000 रुपया बैलेंस बचेगा। एक बार फिर बताओ, बाय द वे मैच फंड होता 30,000 और मैच के खर्चे होते 35,000, खर्चे ज्यादा रहते, तब आपके पास थोड़ा बचता। भाई मेरे पास पैसा तो इकट्ठा हुआ 30, मेरा खर्चा लग गया 35, ऐसा भी तो होता है बहुत बार। तो भाई फिर आपका 5,000 एक्सपेंसेस हो गया, तब आपका यहां आएगा। तो कैसे करोगे? पहले मैच एक्सपेंसेस 35,000 लेस मैच फंड 30,000, तो 5,000 यहां। तो वो तो देखना पड़ता है कैसे सवाल में। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस पे एक टिक भी लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, तो नीचे पढ़ू एक बार। यहां लिखा है 6 पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस 31 मार्च 2019 को 50,000 थी। पिछले साल के हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस के हैं, सॉरी पिछले नहीं, 31 मार्च तक, यहां तक 50,000 इकट्ठा है। वो मुझे पता नहीं कब से, हो सकता है कुछ एक साल का, कुछ उससे अगले साल का, कुछ अगले साल का, पर यहां तक कुल मैंने 50 इकट्ठा कर रखा है। तो क्या है ये? लायबिलिटी साइड में आएगा, पिछली बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस है जो नीचे लिखी है, वो मेरी 50,000, इसलिए मैं 50,000 को यहां दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, कितने दिखाएंगे यहाँ पे? 50,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000, ये देखिए। क्वेश्चन कहता है कि अब मुझे लाइफ मेंबरशिप और मिली है 40,000, ये इस साल के बीच में मिली है 40। तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, जगह कुछ कम होती जा रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की जगह में बना देता हूं इसको, यहां पे थोड़ा स्पेस कम हो गया। लाइफ मेंबर लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19, कितना था भाई पहले? 50,000 प्लस एडिशन, और कितना जोड़ा? एडिशन 40,000, तो टोटल 90,000 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 90,000। कैसे किया मैंने, जो पिछली लाइव मेंबरशिप है उसको आगे लिया है। क्यों लाया आगे, भाई जो पहले का जुड़ा हुआ है इकट्ठा हो रखा वो तो है ही है, और प्लस 40 और इकट्ठा होगा तो 90,000। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेगेसी, वसीयत। वसीयत के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फिर क्या है, सिर्फ लायबिलिटी साइड में आएगा। तो लेगेसी मैं थोड़ा सा मिटा के इसको ऊपर ले जाता हूं, जगह की शॉर्टेज पड़ रही है। इसको बैलेंस शीट को यहां पे ले लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 20। लिगेसी, तो लिगेसी है मेरे पास 15,000। अगर मेरे पास पहले से और होता लिगेसी का तो मैं उसे भी जोड़ देता। ठीक है, ये बात। उसके बाद है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड बंदोबस्त पॉलिसी, इस पे कोई पॉइंट नहीं है इसलिए इसे भी लायबिलिटी में लिखेंगे। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड है 15,000, ये भी 15। उसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर पे कई बातें हैं, ठीक है, फर्नीचर पे कई बातें कही गई हैं, उनको मैं बताता हूं आपको। हाँ, तो हम आप चल रहे थे फर्नीचर। फर्नीचर लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑफ बुक वैल्यू 10,000 ऑन 1 अप्रैल और 6,000 में बेचा है। हमारे पे पैसे कितने आए, रिसिप्ट में देखो कितना आया, 6,000 रुपीज आया, और जबकि फर्नीचर बेचा कितने का, 10,000 का। 10 वाला फर्नीचर हमने 6 में बेच दिया। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, 4 का लॉस हो गया कि? तो 4 का लॉस हो गया, तो यहां पे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो आपका यानी कितना हो गया फर्नीचर, फर्नीचर ये हो जाएगा 10,000 माइनस 6,000 4,000। यही तो 4,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि 10 वाली चीज आपने 6 में बेची, तो 6 तो आई गए, नुकसान तो 4 का ही हुआ, तो 4 का लॉस लिख दिया हमने। अब फर्नीचर के बारे में नीचे भी पॉइंट लिखा हुआ है और अंदर भी पॉइंट है। फर्नीचर नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन करना है, इधर साइड में लिखा फर्नीचर खरीदा है, और यहां पर भी फर्नीचर का बैलेंस लिखा हुआ है। ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग कहता है, वो आप अपने निकाल लेना। पहले यहां से शुरू करूं, यहां लिखा है फर्नीचर मेरे पास शुरू में 3,10,000 का था, तो मुझे पिछली बैलेंस शीट में फर्नीचर को एसिड्स लिखना चाहिए। फर्नीचर 3,10,000, ठीक है। यही 3,10 आगे भी जाएगा नई बैलेंस शीट। तो अब जगह यहां पर है मेरे पास फर्नीचर, आप तो नीचे लिखेंगे, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं। तो फर्नीचर जो है 3,10,000 पहले थे, अंदर ये जो लाइन होती है ना उससे इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुझे टोटल करना है, सेटिंग करनी है। मेरे पास पहले फर्नीचर कितने का था, 3,10,000 का, और 3,10 में से मैंने कितने का बेच दिया, ध्यान से सुनना, कितने में बेच दिया, नहीं कितने वाला बेच दिया या कितने का बेच दिया, तो मैंने 10,000 का बेच दिया। तो मेरा यहां से जो कम होगा लेस सोल्ड, कितने का बेच दिया आपने, 10,000 का, तो बाकी कितना बचा, 3,00,000। भाई मेरे पास 3,10 का था, 10 का मैंने बेच दिया, तो बच गया, तो मेरे पास 3,00,000 का बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहता है हमने फर्नीचर खरीदा भी है 31 मार्च को 40,000 का और खरीदा है। आगे एड परचेज्ड, परचेज्ड ऑन 31 मार्च 20, कितने का खरीदा आपने, 40। तो आपके पास कितने का होगा टोटल, 3,40,000 का, ठीक है जी, 3,40,000। ना भी दिखाई दे तो सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने तभी कहा था आपके पास अगर सामने पेज होगा तो आपको साफ समझ में आएगा। तो 3,10,000 का था, 10 का बेच दिया, 3 का बच गया, 3 में 40 का और खरीद लिया, 3,40,000। ठीक, नीचे क्वेश्चन में कहता है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम, 10% से डेप्रिसिएशन करो, तो लगाओ ना डेप्रिसिएशन।
लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना हो गया? 3,40,000 का 10% कितना हो गया? 34,000। रुको 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 रुको, एक गड़बड़ हो गई क्या? जरा इसको देखें, इस टेबल को मैं एक बार यहां पे बनाता हूं। ये मेरा साल है, यहां पर मेरे पास 3,10,000 का फर्नीचर था ओके। 10 का मैंने यहीं भेज दिया ओके। कितने का बच गया मेरे पास? 3 लाख का। यहां तक ठीक है, 3 लाख बच गया। फिर मैंने प्लस किया, लेकिन प्लस आखिरी तारीख को किया है, मैंने यहां नहीं प्लस किया, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है वहां पे फर्नीचर परचेज ऑन लास्ट डेट 31 मार्च 2020। तो बेटे एक बात बताना, मेरे पास कार है ठीक है, सारा साल है मेरे पास, तो वो सारा साल घिसेगी कि नहीं? ठीक है, मैंने एक स्कूटी खरीदी, पर स्कूटी इस साल की बिल्कुल आखिरी तारीख को खरीदी, तो इस साल कितनी घिसी? जब चलाई ही नहीं तो घिसेगी कहां से? हाँ, अगले साल पूरे साल घिसेगी, है ना। अगर एक और कहें कि एक और मेरे पास मोटरसाइकिल है और वो मैंने 6 महीने पहले खरीदी थी, इस साल के बीच में 6 महीने जब खत्म हो गए थे और जब 6 महीने बाकी थे तब खरीदी थी, तो वो कितने दिन घिसेगा? वो बाकी 6 महीने है कि नहीं बेटा? तो क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा ही यहां पर है, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। अब अगर इसको और टेढ़ा सवाल बनाना हो तो बेटा इसको बीच में खरीद लो, इसको 3 महीने पहले खरीद लो। तो 3 महीने पहले खरीदोगे तब कैसे डेप्रिसिएशन बनेगा? 3 लाख का, क्योंकि 3 लाख का तो पूरे साल का, और जो बीच में खरीदा है यहां से 1 2 3 महीने का, इसका 3 महीने का। अगर ये भी 40,000 का शुरू में खरीद लिया था तो बेटा फिर 3,40,000 का ही पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, है कि नहीं? तो सवाल में तो फिलहाल क्या कहता है, 40 मैंने यहां ऐड किया था, यहां भी नहीं किया, यहां भी नहीं किया, यहां किया, इसलिए जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3 लाख का 10% यहां लिख दोगे, 3 लाख 10% ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपए का, तो आपका 30,000 रुपया ये होगा। तो 30,000 रुपये होगा तो 3,10,000 रुपये हो जाएगा इसका, यहां पर 3,10,000, ठीक है। तो 3,10,000 रुपये आपका फर्नीचर। तो देखो क्या किया मैंने, फर्नीचर पहले कितने का था, बेच दिया, माइनस कर दिया, फिर जो और खरीदा वो जोड़ दिया, फिर डेप्रिसिएशन लगाते समय ये ध्यान रखा कि ये खरीदा कब था और उसके हिसाब से। लेकिन डेप्रिसिएशन जो 30,000 यहां तो मैंने लेस कर दिया, ये डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, इसलिए यहां खर्चे में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और वो भी आपका हो जाएगा 30,000, ये 30,000। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, एंट्रेंस फीस नहीं, उसके बाद एक और है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। आपको 10,000 ब्याज मिला है किसी इन्वेस्टमेंट पे, लीजिए, जब ब्याज मिला तो मेरे लिए इनकम हुई, तो यहां पे लिखूंगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, 10% से आपको इसका ब्याज मिला है। कितना मिला है? 10,000 इनकम हो। अब थोड़ा सा जो सोचने की बात है, कोई आदमी मेरे पास मेरा ब्याज देने आया, बोला राव सर ये आपके ब्याज के पैसे हैं। अब देखिए क्या करना चाहता है वो, मेरा मूलधन ही लौटाना चाहता है, वो चाहता है मैं मूलधन को तो खा जाऊं, पर यार राव सर का ब्याज तो दे दो। मतलब आधा बेईमान आधा ईमानदार बनने की कोशिश करे। देखिए जरा राव साहब ये कोई पैसे है भाई, किस बात के? ये 10,000 रुपये ले लो, ये किस बात है? किसी बात, फिर भी रख लो ना, फिर भी किस बात के? ये ब्याज के हैं। अच्छा ले दे। अब मैं कहूंगा यार ये बंदा ब्याज देने आया मेरे को, तो ब्याज तो तभी देगा जब मैंने इसको कोई रकम दे रखी होगी, ऐसे कौन देता है?
मैंने दिमाग घुमाया, कहाँ कब दिया था, कब दिया था, ओहो याद आ गया, भाई दिया हुआ है। क्या याद आ गया? मूलधन भी। मतलब कोई आदमी अगर छुपाना चाहे तो उसे मूलधन भी छुपाना पड़ेगा, ब्याज भी छुपाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने ब्याज ब्याज दे दिया तो समझ लो मूलधन भी पकड़ा गया। तो बेटे सवाल कहता है मुझे 10% के हिसाब से 10,000 ब्याज मिला है और लिखा है फुल ईयर का मिला है, और कहीं पर नीचे जो यहां पर डेट पे इसने बताया नहीं कि क्या था, कि इन्वेस्टमेंट कितने की थी, नहीं बताया। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि जब मुझे ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब मेरा मूलधन भी है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट भी मान लेंगे। अब ये दो बातें, या तो ये इसी साल की है और या ये पिछले साल की है, और एक और मान लो कि भविष्य में करेंगे, पर भविष्य वाले तो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? पैसे दिए नहीं, ब्याज कहां से आ जाएगा? तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो या तो मैंने पहले से दे रखा है और या मैंने इसी साल दिया है। अगर मैंने इसी साल दिया है तो बेटा पेमेंट भी तो करा होगा। तो ये रही मेरी पेमेंट साइड, इसमें ढूंढो कहीं इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो, कहीं नजर नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट। इससे क्या जाहिर हुआ बेटे, ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल ही कर दी गई थी। पिछले का मतलब इस साल नहीं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, इससे पीछे कभी भी की हो, पर मुझे पता है कि इस साल के शुरू होने से पहले ही हो गई थी। इसलिए बेटे पिछली बैलेंस शीट में एसेट्स भी लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अब ये चक्कर पड़ गया, कितने की इन्वेस्टमेंट? 10,000 की थोड़ा, 10,000 तो ब्याज आया है, तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी तो वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी बेटा? ये 10% का मतलब क्या होता है? बता 10% क्या होता है? 10% हिंदी में कहते हैं 10%। हर 100 रुपए पे 10 रुपए। ये क्या है 100 रुपए पे? हर 100 पर 10, प्रत्येक 100 पर 10 रुपए ब्याज, 10 रुपए ब्याज। ठीक है, और साथ लिख लेता हूं, प्रत्येक 100 पर 10 रुपए ब्याज। ये हुआ ना, हर 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज। अब देखो जब आपको ना दो चीजें मिल जाए, या तो 2 बार ब्याज हो और 1 बार मूलधन हो, तो आप क्या करिए, इधर ब्याज रखो इधर मूलधन, सवाल आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको 2 बार इन्वेस्टमेंट दे रखा हो, एक तरफ ब्याज हो तो 2 इधर इन्वेस्टमेंट रखो इधर, यानी जो चीज 2 बार हो इधर रखनी है। जैसे देखिए ये 100 रुपए क्या है बेटा, 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज। 100 रुपए क्या है? इन्वेस्टमेंट, और 10 रुपए क्या है? ब्याज। ठीक है ना, यहां पर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट और एक ब्याज है, और ये 10,000 रुपए क्या है? ये भी तो ब्याज है। तो मेरे पास 2 बार क्या हुआ इकट्ठा? ब्याज। तो जब 2 बार ब्याज है तो ऐसे करेंगे, यहां पर ये रफ है सब, नीचे करेंगे यदि या इफ इंटरेस्ट इज ₹10, देन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000, नहीं सॉरी 100। तब इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 रुपीज। इफ इंटरेस्ट इज ₹10 देन इन्वेस्टमेंट इज ₹100। और अगर इंटरेस्ट 1 रुपया हो, सिर्फ 1 रुपया, जब 10 रुपए ब्याज आता है तो हमारी मूलधन कितना है? 100 रुपया। और अगर 1 रुपया ब्याज आए तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, तो फिर होगी आपकी 100/10, या तो इसी के नीचे कर दो सीधा 100/10। और अगर मेरा इंटरेस्ट 10,000 है तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? तो इंटू 10,000। इस जगह की बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करूं? 10,000। तो ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने से ये 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख। दिस इज टोटल 1 लाख रुपीज। लेकिन मैं आपको कहूंगा तब भी विश्वास मत करना, एक बार उत्तर की पड़ताल करके देख लेना सही भी है कि नहीं। 1 लाख रुपए का 10% से 1 साल का ब्याज कितना होगा? 10,000। सही है कि नहीं? फिर ठीक है, चेक कर लेना। अब चेक कर लिया, मुझे पता चल गया कितने की इन्वेस्टमेंट है? 1 लाख की। मिटा दो इसको, अब मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि मेरा काम सब हो गया, जगह की कमी है तो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
तो मैं इन्वेस्टमेंट को यहां पर 1 लाख रुपीज, ठीक है बेटा, 1 लाख। अब है इस काम को कहो तो मैं भी कर दूं या बाद में भी कर सकते हैं कि अगर मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो ये आगे भी जाएगी नई बैलेंस शीट में, बशर्ते बीच में खत्म ना हो गई हो और बीच में बढ़ा ना दी गई। क्वेश्चन में वो कुछ नहीं लिखा, तो ये मानता हूं जो लाख की मेरी लाख की इन्वेस्टमेंट है यही मेरी नई बैलेंस शीट में भी आएगी, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। कितनी आएगी इन्वेस्टमेंट? वैसे मैं बाद में भी लेता, याद रखना मैंने इन्वेस्टमेंट को आगे पहुंचा दिया और बाद में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब आ गया लास्ट है, एक है एंट्रेंस फीस, नहीं लास्ट नहीं, दो है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 24,000। कहां लिखते हैं एंट्रेंस फीस को? इनकम में, ये रही, बाई एंट्रेंस फीस मुझे लिखनी चाहिए 24,000 रुपए यहां सामने, वैसे तो यहां लिखना, पर नीचे इस पे पॉइंट लगा हुआ है, नीचे लिखा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। आधी एंट्रेंस फीस को पूंजीकृत करो, ये मान के चलो ये हमेशा नहीं मिलती है ऐसी, इसलिए इसमें से लेस कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड कितनी करनी? आधी, आधी माने 12, तो 12 लेस कर दी तो यहां पर आपकी 12,000 ही इनकम दिखाई देगी। और ये 12,000 यहां से हटा के, क्योंकि 12,000 रुपए पूंजीकृत कर दिया, तो यहां पर जो कैपिटल यहां बनेगी, इसमें आप यहां पर बाद में जब कैपिटल फंड आएगा उसमें जोड़ूंगा। कैसे करूं मैं आपके लिए, जगह का देख लेता हूं, चलो देखते हैं। यहां पर जो कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड अभी नहीं आया, उसमें जो भी प्लस कर दीजिए अभी से, चाहे एड एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना भाई? 12,000 रुपए मैंने जोड़ के रख दिया है, बाद में जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। अब है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,000 मिला हुआ है, ये भी इनकम है मेरे लिए। यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी लिख दूं, जो बैंक में जमा है उस पर कितना मिला हुआ आपको ब्याज? 2,000। बेटे जब भी किसी के सिर पर रेट लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो, डेट लिखा हो, तो थोड़ा सा सोच लेना क्या मामला हो सकता है। बेटे जब हमारा 50,000 रुपया बैंक में फिक्स है और 6% हमें ब्याज मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से तो मुझे साल का 50,000 का 6% करे तो 3,000 मिलना चाहिए, और मुझे ब्याज कितना मिला हुआ है? 2,000। तो पूरे साल का इसको बढ़ाओ तो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मिलना बाकी है, तो ऐड क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट, याद आया? एक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी कितना भाई? 1,000, और ये टोटल कितना हो जाएगा? एक्रूड क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट, जो ब्याज हमने कमा लिया बस मिलना बाकी है, उसको कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। तो 1,000 हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है बेटा। क्यों जोड़ा है? क्योंकि टोटल तो मुझे 3 ही बनाना है। बाय द वे ये 6 होता है, 5 होता है तो मैं उसे कम करता मैं इसे 3 ही। एक्रूअल बेसिस चलता है ना, कि इसी साल का लाभ इसी साल में दिखाओ, चाहे फालतू मिला है तो घटा दो, कम मिला है तो जोड़ दो, पर इस साल की इनकम को इसी साल में शो करो। तो ये है, ठीक है बच्चे। मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि अब आखिरी तक पहुंच चुके हैं हम, तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको आ गया होगा। अब जो बच्चा पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज बिल्कुल ना देखे, वो शुरू से चल के आए, तब जाके समझ में आएगा। तो 1,000 रुपया जो एक्रूड है वो भविष्य में मिलना बाकी है या देना बाकी है? मिलना बाकी है। तो नई बैलेंस शीट में यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो कितना? 1,000 रुपीज। एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,000, ठीक है बेटा। अब उसके बाद पेमेंट साइड से चलते हैं। पेमेंट में लिखा मैच एक्सपेंसेस, वो मैंने पहले कर दिया था। रेंट पेड कुछ नहीं लिखा तो खर्चे में शो कर दो, टू रेंट पेड, ठीक है बेटा। तो रेंट पेड कितना हो गया? 40,000, बस ये खर्चे में आ गया। उसके बाद है सैलरी,
तो फिर ये भी खर्चा है, 2 सैलरीज, ये भी एक्सपेंसेस है 60,000। उसके बाद है स्टेशनरी, टू स्टेशनरी, ये भी खर्चा है 10,000। जिन पे कोई पॉइंट नहीं है फटाफट करते चलेंगे, जिन पे पॉइंट है उन पे देखेंगे। अब तो तभी तो मैंने पहले ही डॉट लगवा दिया था ताकि याद रहे आपको। उसके बाद है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अरे गवर्नमेंट बॉन्ड तो एसेट्स होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट जैसे क्या होती है, कभी कभी गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो पब्लिक से भी लेती है, तो वो बॉन्ड निकालती है। ये एक किस्म का इन्वेस्टमेंट ही है ये। तो इन्वेस्टमेंट है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए एसेट्स है। अब मेरे लिए बैलेंस शीट बहुत छोटी जगह हो गई, कैसे करूं बच्चे में? यहाँ पे मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बोर्ड बड़ा है लेकिन फिर भी जगह कम पड़ गई, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए आपके 20,000 रुपीज। मैं ऐसा करूंगा एक बार, फिर बाद में साफ सुथरा दोबारा भी बना के दे दूंगा लास्ट में, ठीक है? तो गवर्नमेंट बोर्ड 20,000 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया पोस्टेज स्टैम्प 20,000 की। तो पोस्टेज क्या है? डाक का खर्चा, वो एक्सपेंसेस है। टू पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स हो गई 20,000। ये लो जी, खर्चा आ गया। उसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें डॉट है भाई। स्पोर्ट्स मटेरियल का नीचे भी लिखा है कहीं, यहाँ थर्ड पॉइंट, कि मेरे पास पहले 15,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, तो मैं पिछली बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देता हूं। अब थोड़ा जगह की कमी की वजह से ऊपर भी मिटा दो बेटा, थोड़ा और ऊपर चल पड़ेंगे इसको। और क्या करें? ये बैलेंस शीट है 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की। क्या बोला था मैंने? स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? स्पोर्ट्स मटेरियल है मेरा 40,000 का, यहां लिख दिया मैंने 40,000। ठीक है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 है शुरू में, नहीं 15,000 है, गलत हो गया, 15 नीचे 15 लिखा, 15,000। स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 है। फिर आपने यहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 का खरीदा है, ऐसा है बेटे। मेरे पास पहले था 15,000 का, ठीक है, और आगे मेरे पास 20,000 का बचेगा, ये लिखा है 20,000 का, और बीच में कहते हैं 40,000 का खरीदा। एक बार वैसे ही कर लेते हैं, 15 पहले का, ओके, 40 का और खरीदा, तो कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया मेरे पास? 55 का, और 20 का ही बचा है, तो बाकी 35 का कहां गया? या तो आपने बेच दिया या उसे यूज कर लिया। अब सोच के बताओ क्या किया? यूज किया है। तो कैसे करेंगे? यहां पर खर्चे में, यहां एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 1920। 19-20 में आपने जो कंज्यूम किया वो है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 15,000। 15,000 तो पहले का था, ठीक है बेटा, प्लस फर्दर परचेज्ड, और खरीद लिया। कितने का खरीदा था? 40,000 का। तो 40 का ये जोड़ू बेटा, तो दोनों कितना हो गया? 55 है कि नहीं? 15 का मेरे पास पहले था, 40 का मैंने और खरीदा, 55 का हो गया। और 55 में से लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का बचा हुआ है? 20,000 का। क्वेश्चन कहता है 20,000 का बचा हुआ है, तो 55 में से जब 20 का बचा है तो बाकी 35,000 का क्या हुआ? 35,000 का आपने यूज कर लिया, बेचा नहीं, यूज कर लिया, इसलिए इसको लिख दिया ना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बेटे 15,000 का हमारा वहां हो गया, 35 का यहां हो गया, और क्योंकि 20 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है
इसलिए मैं इसको यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल भी लिखूंगा, स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का बेटे? 20,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फर्नीचर का पॉइंट हो चुका, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब मैं एक बार नीचे देख लेता हूँ, कोई पॉइंट तो नहीं छूटा। चंदे का हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल का हो गया, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, हाँ ये रह गया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000 की पहले से, तो मुझे पिछली बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखनी पड़ेगी। यहाँ कितने की लिखनी पड़ेगी बिल्डिंग? 50,000, ठीक है। बिल्डिंग कितने की लिखनी पड़ेगी? 50,000 की। अब ये बताओ कि बिल्डिंग आपकी बीच में कुछ हुई, प्लस माइनस, प्लस मैंने खरीदी हो, बेची हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो नहीं लिखा, इसको यूं का यूं आगे ले जाएंगे। वैसे तो बाद में भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नई बैलेंस शीट में ये बिल्डिंग आ जाएगी। तो अब नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग के लिए मेरे पास फिर जगह की कमी पड़ गई है। तो मैं कहाँ लिखूं इसको? बिल्डिंग को कहाँ लिखूं? जगह नहीं बन रही है। इसमें थोड़ी सी जगह यूं कट करके कर ले, चल जाएगा ऐसे। यहां पर बिल्डिंग 50,000, ये नई बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है बेटा। जगह की कमी पड़ रही है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 50,000 बिल्डिंग। अब उसके बाद बाकी फर्नीचर का हो गया था, लाइव मेंबरशिप का हो गया, डेप्रिसिएशन फर्नीचर कर दिया, 50% इंटरेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसको बंद करेंगे और इसका जो टोटल करेंगे, वो जैसे टोटल किया तो टोटल हो गया 5,60,000। ये मैंने पहले कर लिया था, 5,60,000। फिर 5,60,000 को यहां लिखेंगे, ठीक है बेटा। 5,60,000 में से 9,000 और 50,000 जब लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5,01,000। कितना बचेगा? 5,01,000। देखिए, ये मेरी संपत्ति है। इस संपत्ति में से मैंने दायित्व घटा दिए, तो जो बच गया ये मेरी कैपिटल हो गई। तो इसे मैं कैपिटल कहूंगा। क्या कहूंगा? कैपिटल। लेकिन बेटा, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कैपिटल की बजाय थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, कैपिटल फंड लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है। कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस में होती है, और कैपिटल फंड माने जो नॉन बिजनेस, तो कैपिटल फंड में। और ब्रैकेट में आप बैलेंसिंग फिगर लिखना ना भूलें। बताओ क्यों? क्योंकि ये उसने दिया हुआ नहीं है, ये मैंने निकाला है। तो ये बैलेंसिंग, ठीक है। इसी बैलेंसिंग फिगर को नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। ये देखिए, कैपिटल फंड की जो जगह बना रखी थी ना कैपिटल फंड, ये इसलिए बना रखी थी। ये 5,01,000 यहाँ आ जाएगा, 5,01,000 रुपये, ठीक है जी, 5,01,000। अच्छा, अब उसके बाद मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले मैं दोनों साइड का देख लूं किधर का ज्यादा है। कोई जरूरी नहीं किधर का, आपको आज देखना पड़ेगा किधर ज्यादा है। वैसे इस क्वेश्चन में इस तरफ का ज्यादा बन रहा है, तो इधर का बन रहा है, तो ये बन रहा है 1,99,000 रुपये। कितना हो रहा है? 1,99,000। फिर मैं यहीं पे लिखूंगा 1,99,000 रुपये, 1,99,000 लिखूंगा। और इसमें से जब इनको घटाऊंगा तो घटाने के बाद जो बचा वो बचा 49,000 रुपये। कितना हो गया बेटे? 49,000। अब ये बताइए कौन सी चीज बची? ये क्या है? एक्सपेंसेस। ये क्या है? इनकम। एक्सपेंसेस में से इनकम घटी है, ज्यादा क्या है? एक्सपेंसेस, और कम क्या है? इनकम। तो फालतू कौन हुआ? फालतू हुआ एक्सपेंसेस। इसलिए यहां लिखेंगे बाई एक्सेस, EXCESS, एक्सेस ऑफ। कौन सी चीज फालतू है? एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, और जिसको डेफिशिएट कहते हैं, DEFICIT, डेफिशिएट। डेफिशिएट को हिंदी में कमी बोलते हैं, कमी, न्यूनता। जिसको हम लॉस बोलते थे उसकी जगह कमी कह दिया, तो ये 49,000 आ गया, ठीक है। अब 49,000 लॉस आ गया, तो 49,000 लॉस, अगर याद है
अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में जुड़ता, और जब लॉस है तो इसमें से लेस होगा, लेस, और यहां पर डेफिशिएट ही लिखूंगा बस। क्या लिखेंगे? डेफिशिएट। कितना भाई? 49,000 इसमें लेस करते हैं। तो बेटा यहां पर जब हम जोड़ेंगे 5,01,000 में 12,000 जोड़ेंगे और 49,000 को ये माइनस करेंगे, ये माइनस है बेटा ना, ये माइनस है, तो ऐसा करते हुए 4,64,000, 4,64,000। ठीक है, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब इसको बंद कर ले, लेकिन बंद करने से पहले पिछली बैलेंस शीट को जरूर देख लेना। वो कैसे? उसमें अगर कोई आइटम साल के दौरान खत्म नहीं हुई, प्लस नहीं हुई, माइनस नहीं हुई, कुछ नहीं का, उसको आगे लाना था। जैसे एक तो क्या आगे नहीं आते, याद रखो, कोई आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्रूड हो, अर्नड हो, अनअर्नड हो, जो एडजस्टमेंट टाइप में होते हैं, उनको आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो वहां खत्म हो गए। एक कैश बैंक नहीं लेके जाएंगे, उसकी जगह हाँ फिक्स डिपॉजिट तो लेके जाएंगे, पर कैश बैंक क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि कैश और बैंक साल के पहले कुछ था और एक साल बाद कुछ हो जाता है, इसलिए उसको नहीं, उसकी जगह नया आएगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो शायद ना भी हो, तो यूं का यूं फिक्स डिपॉजिट आ सकता है। तो देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल मुझे ले जाना था, ले जा चुका, आ चुका था ना वो स्पोर्ट्स मटेरियल, नहीं आया शायद स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया, वो 20,000 रुपया आ गया था ना स्पोर्ट्स मटेरियल, ये रहा लास्ट में 20,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग को मैं ले गया, कैश एंड बैंक को नहीं ले जाना, फिक्स डिपॉजिट ले जाना था, लेकिन जब पहले ही ले जा चुका फिक्स डिपॉजिट को तो अब जरूरत नहीं है, बस हो गया। लेकिन अगर ना होता तो ले जाता। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग, मैंने बताया कोई एक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, ये नहीं जाते क्योंकि ये बीच में ही खत्म हो जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग हालांकि खत्म नहीं हुआ था तो 2,000 था, तो 2,000 तो गया हुआ है बेटा, वो तो क्वेश्चन बताएगा। फिर फर्नीचर का कर लिया था, इन्वेस्टमेंट का मैंने उसी समय कर दिया था 1,00,000, ये सारे लगे। इधर लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने बताया ना एडवांस वगैरह नहीं जाता आगे, और लाइव मेंबरशिप फीस ये जाना था, आगे जा चुका, कैपिटल फंड आगे था। बस अब इसका आप टोटल कीजिए, और इसका जो टोटल है वो आपका 6,11,000 बनता है। यानी यहां पर मैं इसका टोटल दिखा दूं बेटे, 6,11,000 रुपए। ठीक है, इस तरह इधर भी टोटल जो बनेगा 6,11,000 रुपए। ओके, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा हर क्वेश्चंस में हम आपको समझा नहीं सकते थे, तो हमने कहा एक बड़ा क्वेश्चन करा देंगे जिसके अंदर सारा पैटर्न आ जाएगा। ठीक है बेटे, मुझे लगता है इस चैप्टर को मुझे यहीं क्लोज कर देना चाहिए। अब इतनी अगर आप अच्छी तैयारी कर लेंगे तो मैं या मेरे साथी टीचर्स भी आपकी पूरी हेल्प कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को इतना आता है तो बाकी कोई छोटी मोटी कमी भी रह गई होगी वो बहुत जल्दी निकल जाएगी, कई बार तो सेल्फ स्टडी से भी निकल जाएगी। ठीक है बेटे, सो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग ना कमेंट जरूर दें, इसका कारण होता है कि कमेंट से ही समझ में आता है कि ये ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर पा रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से करेंगे तैयारी और इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको कोशिश करूंगा दोबारा से बनाने की, अगर बन जाएगा तो जगह के हिसाब से। थैंक यू।